अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाजरीन, आज स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग का इजलास और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने आज आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी जो आपका पॉलिसी रेट होगा, बुनियादी शरह सूद होगा, उसमें 100 बेसिस पॉइंट्स का मजीद इजाफा कर दिया। इस तरह पाकिस्तान में शरह सूद अब पिछले 8 साल की बुलंद तरीन सतह यानी 13.25% पर पहुंच गई और इस नई शरह सूद यानी इसमें जो 100 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा हुआ, इसका इतलाक 17 जुलाई यानी कल से होगा। इस मौजूदा, क्योंकि जो बात की जा रही थी पाकिस्तान में ऑलमोस्ट तमाम ब्रोकरेज हाउसेस जो हैं वो बात कर रहे थे 100 बेसिस पॉइंट्स रेट इंक्रीज की, और इसे मशरूत किया जा रहा था आईएमएफ के कर्जे के साथ, क्योंकि आईएमएफ के जो शराइत थे उससे इसको मशरूत किया गया है। अब ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि हकीकतन अगर ऐसा था तो फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की खुदमुख्तारी जो है वो कहां के ऊपर एक कड़ा सवाल या निशान है, क्योंकि स्टेट बैंक का हमेशा से ये मानना है, हुकूमत का हमेशा से ये मानना है कि इसका फैसला, शरह सूद में इजाफे का फैसला जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ही करती है, जो कि एक आजाद और खुदमुख्तार कमेटी है। बहरहाल इस के इजाफे के बाद मजीद हालात कहां पर जाएंगे, पाकिस्तान में बिजनेस सेक्टर, पाकिस्तान में जो है सरमायाकारी का फरोग, और साथ ही साथ जो कर्जा महंगा होगा उसके क्या असरात होंगे, जो आपका निजी सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, इसके कितनी कर्जों की इसकी हौसला शिकनी होगी, ये तमाम चीजें आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और एज ए होल पूरे मुल्क पे, पूरी मुआशी सूरत हाल पे इसका क्या असर पड़ेगा, इसे हम डिस्कस करेंगे। अपने गेस्ट पैनल का आपसे तारुफ करवाता चलो। इस वक्त कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सिराज कासिम तेली साहब। आप सरबराह हैं बीएमजी ग्रुप के, बिजनेसमैन ग्रुप के, और सरपरस्ते आला हैं कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। सिराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। और इसी तरह टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं जनाब रेहान अतीक साहब, आप सीईओ हैं शजर कैपिटल्स के। रेहान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और आपसे कुछ देर में इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन करेंगे जनाब डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब, जो कि साबिक मुशीर खजाना रहे। सबसे पहले सिराज कासिम तेली साहब आपकी तरफ आता हूँ। आज का ये फैसला, शरह सूद में 1% मजीद इजाफे का फैसला, पाकिस्तान में कारोबारी बिरादरी, पाकिस्तान में ट्रेड एसोसिएशंस किस तरह से इसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इमरान, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। भाई, बात यह है कि जो पॉलिसी हमें गवर्नमेंट की इस वक्त नज़र आ रही है वो सिर्फ ये नज़र आ रही है कि दे वांट टू श्रिंक द बिजनेस कंप्लीटली। वो चाहते हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाए और इकोनॉमी को जितना छोटा और स्लो डाउन किया जाए वो करें, ताकि इंपोर्ट कम हो और हालात बेहतर हो। मगर मेरी समझ में इसलिए नहीं आता कि मैं ये समझता हूँ कि दे शुड बी फॉलोइंग सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि इनका काम ये था कि इंटरेस्ट रेट कम करें, ग्रोथ बढ़ाए और विद ग्रोथ रेवेन्यू भी ले और एक पाई बड़ी करे। इस वक्त पाई को श्रिंक कर रहे हैं। ठीक, ये डिमांड साइड को देख रहे हैं, डिमांड साइड को देख रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि सप्लाई साइड को देखनी चाहिए। सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स को फॉलो करना चाहिए। इसकी वजह क्या है? देखिए, हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स थे, इसमें कोई शक नहीं है, और अगर इनको इंपोर्ट बिल या ट्रेड डेफिसिट कम करना था तो उसका इलाज ये नहीं था कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा के और आरडीआर लगा के काम करें। मेरी नज़र में इनको करना यह था कि जो लग्जरी आइटम्स थी, गाड़ियाँ हैं मिसाल के तौर पे, या खाने पीने की वो आइटम है जिसके बगैर पाकिस्तान में काम चल सकता है, वो आइटमों को बैंड कर देना था फॉर अ पीरियड ऑफ ईयर और 2। उसको बैंड कर देते, जो बहुत बड़ा बिल होता है वो इनका काम आ जाता। और इसी तरह लेते जहाँ पे सप्लाई, अगर इकोनॉमी को कम ना करते। देखें ना, अभी क्या हो गया है, एक तरफ से बजट के मसले, एक तरफ से ये महंगा कर रहे हैं हर चीज। इंडस्ट्री लगाने वाला या इंडस्ट्री को जिसने प्लान किया हुआ है और जो 8-10% में प्लान किया था वो आज 12 हो गया, 12 से 13.25 हो गया। पॉलिसी है, इसमें कैबोर प्लस और बैंकों का अपना रिस्क अलग है। अगर इसको देखा जाए तो बैंक का स्प्रेड और ये सब जब डालेंगे तो ये 16%, 17% से कम नहीं मिलेगा आम आदमी को। वारे आएगा? नहीं आएगा ना, कहाँ से इंडस्ट्री लगाएंगे?
नई इंडस्ट्री नहीं लगेगी, पुरानी इंडस्ट्रियों का इम्पैक्ट होगा। और इंपोर्टर के लिए चलो सख्त हो गया, बट इट्स नॉट वर्किंग, गोइंग टू वर्क द वे दे थिंक। मैं ये समझ रहा हूँ कि या तो ये एक आध साल के अंदर अंदर, ये 2-4 महीने के अंदर अंदर जल्दी से दे हैव टू रिवर्ट बैक टू सप्लाई साइड। अच्छा, अगर इफ दे डोंट, तो फिर तो मैं समझता हूँ, आपको अगर याद होगा 90s का जमाना, जब 18 और 22% इंटरेस्ट रेट होता था और फैक्ट्रियां सिक होती थी और सिक यूनिट्स के ढेर लगे हुए थे, ठीक, वी माइट बी मूविंग इन टू दैट डायरेक्शन। और इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर, हाँ, तो एक बात समझ लें कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंडस्ट्री से होता है, सही, और असल इकोनॉमी को मूव करने के लिए आपको इंडस्ट्री की जरूरत है। और जो इंडस्ट्री आज चल रही है या इस बजट के चक्करों में फंसी हुई है, वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। ठीक है, जरा रेहान अतीक से भी इसके ऊपर टेक लेते हैं। रेहान साहब, क्या कहेंगे आप? कैपिटल मार्केट्स किस तरह से देख रही थी? कल हमने देखा कि 700-750 पॉइंट्स जो वो शेड हुए थे मार्केट में। मुल्की मईशत के लिए, इकोनॉमी के लिए इस वक्त जो सप्लाई साइड को छोड़ के डिमांड साइड को कर्टेल करने की कोशिश की जा रही है बाय द वे ऑफ इंक्रीजिंग आपके इंटरेस्ट रेट्स। और पिछले एक साल के अंदर 9 मरतबा पॉलिसी रेट में इजाफा हो चुका है, शरह सूद में इजाफा हो चुका है। पिछले एक साल के अंदर 750 बेसिस पॉइंट्स जो है वो रेट बढ़ा। और बात यही है कि इसको, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, तो क्या वाकई ये सही पॉलिसी आप समझ रहे हैं इस वक्त? देखिए, गवर्नमेंट जो है ये इस वक्त, या जो सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी टीम है, वो एक थ्योरी पे काम कर रहे हैं, जेकब थ्योरी के। इकोनॉमी को आपको इतना श्रिंक करके इस लेवल पर नीचे लेकर आ जाएंगे जहाँ से फिर आपके पास एक ग्रोथ की मोमेंटम बन सके, क्योंकि ये बिल्कुल एक टेक्निकल थ्योरी है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी में जहाँ पर अगर आप ये बात कहें कि ये थ्योरीज जो है वो सही होंगे कि नहीं, क्योंकि देखें यहाँ पर इम्पैक्ट 2 आ रहे हैं। एक तो ये एक्सचेंज रेट भी साथ साथ मूव हो रहा है, तो ये बात होती है कि जी ये इंटरेस्ट रेट का फिनोमेना कितना बड़ा साइकिल लगता है। जो हमारे अपनी, अगर आपको याद हो कि हम लोग की रिसर्च, जितने भी ज्यादा ब्रोकरेज हाउसेज हैं, उन्होंने प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन की बेस के ऊपर 12 से 12.5-13% तक का इंटरेस्ट, अगर आप देखें डिस्काउंट रेट फोरकास्ट कर दिया था, 6 से 7% के पॉइंट भी ये रेट आपको यहाँ तक टच हो जाए। और करेंसी पैरिटी पे अराउंड इसी लेवल के बर्बाद हुई थी 150-150। अगर आप थ्योरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आई थिंक वी हैव अचीव्ड दैट, वही टारगेट जो कि स्टेट बैंक के गवर्नर ने भी बात कही कि आई थिंक अब ये फर्स्ट टाइम ये थ्योरी उन्होंने दी कि हम प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन की बेस के ऊपर डिस्काउंट रेट को देख रहे हैं। अब वो एक सब्जेक्टिव चीज हो सकती है, प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन बेस के ऊपर आप, अगर आज आप इन्फ्लेशन के नंबर देखें तो 8-9% की बात होती है, जिसकी बेसिस पे अगर आप देखें तो कोई ऐसी खास जरूरत नजर नहीं आती थी। लेकिन सेंट्रल बैंक अब उस थ्योरी पे जा रहा है कि जो IMF की तरफ से आई हुई है कि जो 13% की उनकी इन्फ्लेशन की फोरकास्ट है, उसको देखते हुए उन्होंने बेसिकली अभी से इस चीज को एक अज्यूम करके 13% का डिस्काउंट रेट कर दिया, जिसको आई थिंक मजीद हो सकता है कि 1/4% से। ठीक है, आपकी आवाज मैं सही नहीं, हाँ मैं सही नहीं सुन पा रहा हूँ। मैं एक दफा फिर कोशिश करूंगा कि आपसे रब्ता हो। बहुत शुक्रिया रेहान अतीक साहब। चलेंगे इस्लामाबाद। जरा अगर हमें यहाँ पे सिराज कासिम तेली साहब भी जो है वो भी सुन पाएं इस वक्त आवाज। डॉक्टर साहब, आज का फैसला, पॉलिसी रेट में 100 बेसिस पॉइंट्स इजाफा, क्या, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, क्या ये IMF के लोन से, IMF के कर्जे से मशरूत है? अगर ये मशरूत है तो फिर आपकी इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का क्या रोल रहा? डॉक्टर अशफाक साहब। काश ये सवाल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर से पूछ लेते कि जी क्या आपकी इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी डॉटेड लाइन पे साइन कर रही है, या आपके फ्यूचर के जो इन्फ्लेशन है जिसका मैं तलाश कर रहा हूं कि वो मॉडल कौन सा है, हमसे शेयर तो किया जाए कि जिसके बेसिस पे इन्फ्लेशन भी फोरकास्ट हो रहा है और उसके बेसिस पे आप डिस्काउंट रेट को बढ़ाए चले जा रहे हैं। ये एक ब्लैक बॉक्स है, ये एक ब्लैक बॉक्स है जो सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक के पास में है। उनकी मर्जी है कि जहां पर भी लेके चले जाएं, ये किसी से शेयर नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं, ये दे विल नेवर शेयर, मैं चीखता रहूंगा, नहीं करेंगे ये। तो ये जो आज बढ़ाया गया है डिस्काउंट रेट, ये प्राइम मिनिस्टर को सोचना चाहिए कि वो इस इकोनॉमी को कहां लेकर जा रहे हैं। हमने
इस प्रोग्राम के जरिए से और ये जो स्टेट बैंक है हमारा जो बिहेव कर रहा है जिस तरीके से, दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड ए लो कॉस्ट इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान इनटू ए हाई कॉस्ट इकोनॉमी। अब इस हाई कॉस्ट में ये सराज तेरी साहब बताएंगे कि किस तरीके से इस मुल्क में ये बिजनेस करेंगे। ये इसका सिर्फ और सिर्फ इम्पैक्ट जो है, जरा मेरे प्रोड्यूसर्स को चेक करें, उनको आवाज नहीं आ पा रही इस स्पीकर में, अगर आवाज काइंडली क्लियर करें। जी डॉक्टर साहब, मैं इस पॉलिसी का ना कोई इन्फ्लेशन पे कोई इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन इज नॉट ए डिमांड साइड फिनोमेना इन पाकिस्तान। मैं थक गया हूं बताकर, लेकिन ये इकोनॉमिक्स 101 से बाहर ही नहीं निकलते। ठीक, डॉक्टर साहब आपकी आवाज मुझे सही तौर पर नहीं सुनाई दे रही है। मैं माजरत के साथ एक ब्रेक की तरफ चलना चाहूंगा ताकि बाद चीज को सेट कर लूं। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। इस्लामाबाद स्टूडियो में डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब मौजूद हैं, कराची में सिराज कासिम तेली और रेहान अतीक साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। डॉक्टर अशफाक साहब, एक बुनियादी सवाल जो इस वक्त यहाँ पे उठाया जा रहा है वो ये कि पिछले एक साल में 7.5% शरह सूद महंगी की गई, शरह सूद बढ़ाई गई, 750 बेसिस पॉइंट्स इजाफा, और जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का बुनियादी जो काम होता है वो इन्फ्लेशन को कर्टेल करना होता है, महंगाई को कर्टेल करना होता है। क्या ये पॉलिसी वर्केबल है, ये काम कर पा रही है? पिछले एक साल में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई और आगे भी मजीद इसमें अंदेशा जो है वो महंगाई का ही देखा जा रहा है। भाई मैं तो ये कह कर थक गया हूं कि मुझे कोई रिलेशनशिप तो बता दो मेरे दोस्त, कि डिस्काउंट रेट बढ़ाकर आप सप्लाई साइड से जो प्रेशर आता है प्राइस में उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। ये वेस्टर्न इकोनॉमिक्स में जो लिखा हुआ है, ये 101 इकोनॉमिक्स इसलिए मैं कहता हूँ जो पढ़ा है, ये इसी पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इससे बाहर से निकले नहीं है। इनके नज़दीक पाकिस्तान में भी इन्फ्लेशन उसी डिमांड प्रेशर से आ रहा है। तो हमारे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को तो देख लो कि इसमें कौन से जो है जिसमें 34% के करीब अगर फूड के आइटम है, वो कौन सा प्रेशर है डिमांड का जो फूड के प्राइसेस को बढ़ा रहा है, और आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से फूड की प्राइसेस कम होगी। 23% हाउस रेंट है। ये एक सर्वे के बेसिस पे हर क्वार्टर में मेजर किया जाता है। इसका क्या ताल्लुक है डिमांड साइड से और क्या ताल्लुक है डिस्काउंट रेट से? तो ये किताब पढ़ लिया है उन्होंने, उससे इकोनॉमिक्स 101 से बाहर ही नहीं निकल रहे। और इसने, जैसे मैंने कहा कि स्टेट बैंक ने पाकिस्तान को ट्रांसफॉर्म कर दिया है ए लो कॉस्ट इकोनॉमी से एक हाई कॉस्ट इकोनॉमी की तरफ। किस तरीके से हमारे लोग जो हैं वो compete करेंगे इंटरनेशनल मार्केट में, ये सिराज तेरी साहब बैठे हुए हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ा रहे हैं, डिवैल्यूएशन करके डेट बढ़ाते हैं, डिस्काउंट रेट बढ़ाकर हम इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ा रहे हैं। आज अगर हमारा 20 ट्रिलियन का यानी 20,000 अरब जो है हमारा डोमेस्टिक डेट है, 1% डिस्काउंट रेट बढ़ाया, 200 बिलियन का इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ गया, 200 बिलियन। ये प्राइम मिनिस्टर को सोचना चाहिए कि ये आज सुबह में 200 बिलियन का इंटरेस्ट पेमेंट नहीं था, आज 200 बिलियन का इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ गया। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जी हम क्या करें, हम इतना रेवेन्यू इकट्ठा इसलिए करते हैं कि वो आधे से ज्यादा तो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है। प्राइम मिनिस्टर साहब इसी तरीके से जाता है जिस तरीके से स्टेट बैंक पहुंचा रहा है। खुदा का की तरफ थोड़ा सा भी तवज्जो करें, ये मुल्क किधर जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं आपसे भी अपील करता हूं कि रोकें इनको, स्टेट बैंक को रोकें डिस्काउंट रेट बढ़ाने में और डिवैल्यूएशन करने में। ये मुल्क तबाह कर देंगे ये लोग, मैं आपसे कह रहा हूं तबाह कर देंगे। सवाए डेट के और कुछ नहीं होगा इस मुल्क में। डेट डेट एंड डेट होगा। रेहान अतीक, फिर आप कहेंगे कि जी रेहान अतीक ये फरमाइए कि ये स्टेटमेंट जो है, आज का इजलास जो है 15 दिन बाद होना था, इसे 16 जुलाई को किया गया और कल जो है आपका टी बिल ऑक्शन है। जाहिर है कि हुकूमत इस वक्त पाबंद है कि वो सेंट्रल बैंक से कर्जा नहीं लेगी, वो कमर्शियल बैंकों से कर्जा लेगी। आज पॉलिसी रेट का 1% इजाफा और कल आपका टी बिल ऑक्शन है। क्या आपको नजर आ रहा है क्यों किया गया ऐसा? देखिए, पिछली जो मॉनेटरी पॉलिसी आई थी तो उसमें मैं आपके साथ ही था, तो उस वक्त सेंट्रल बैंक ने यही किया था कि जब ऑक्शन पीआईबी का था और उसकी जो डेट थी, सेटलमेंट डेट थी, तो उससे पहले स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी जल्दी वहाँ पे भी अनाउंस की। अभी भी यही नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट बोरिंग से, क्योंकि सेंट्रल बैंक के ऊपर प्रेशर ये है कि वो डायरेक्ट गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक से बोरो नहीं कर सकती,
तो वही चाह रहे हैं मार्केट से बोरिंग करें। और आई थिंक कल यही है कि आई थिंक आपको नजर आएगी कि हैवी पार्टिसिपेशन टी बिल के ऑप्शन में नजर आएगी। रीजन यही है कि अब मार्केट का व्यू यही बनता आ रहा है कि ये अब रेट जो है इन लेवल से आके स्टेबल होने चले जाएंगे। तो मेरे अपने हिसाब से चाहे वो ट्रेजेबल्स हो या PIB, आपको आने वाले दिनों में एक फिक्स इनकम मार्केट में घूम नजर आएगा और काफी एग्रेसिव पार्टिसिपेशन नजर आएगी, स्पेशली लॉन्ग टर्म पेपर्स में बैंकों की ट्रेजरी की वजह से। हम बिल्कुल उसी बात की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने भी एक बात कही कि जी कि जो रेट बढ़ाना उनके लिए तो जरूर फायदेमंद है कि जो सेविंग पे रह जाते हैं, लेकिन आई थिंक वो हम मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जा रहे हैं, मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। अब सिर्फ बात यही है कि ये पॉलिसी की कंटिन्यूटी कितने दिन रहती है। जब जो स्टेट बैंक का पर्पज है कि वो एक उसको इमीडिएट थोड़ा सा जो अगर इन्फ्लेशन बढ़ता नजर आ रहा है उसको कर्टेल करके और आके अगले 6-8 महीने जो स्टेट बैंक के गवर्नर ने कहा कि नेक्स्ट ईयर जो प्रोजेक्टेड है वो 2020-21 का। सर वो अभी शॉर्ट टर्म की बात जो है उनकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरी नहीं उतर रही, तो फिर वो लॉन्ग टर्म में और आगे चल के एक सवालिया निशान है इस पे। तेली साहब जो इस वक्त बात की जा रही है, सुनो, ये जरा रेहान साहब से पूछे कि ये डिस्काउंट रेट बढ़ा के इन्फ्लेशन कैसे कम करेंगे। या अभी भी बार बार यही लफ्ज कह रहे हैं कि वो डिस्काउंट, वो इंटरेस्ट रेट, वो इन्फ्लेशन को कम करेंगे। मुझे सिर्फ वो चैनल बता दें सर। वो एग्री कर रहे हैं ना आपसे, वो एग्री कर रहे हैं आपसे। जी सिराज साहब, इस वक्त हुकूमत को पैसा चाहिए, पैसा कमर्शियल बैंकों से ही चाहिए, स्टेट बैंक से नहीं मिलेगा। स्टेट बैंक ज़ाहिर है IMF प्रोग्राम की पाबंदी है। अब कल टी बिल ऑक्शन है और हैवी पार्टिसिपेशन उसमें होगी, तो फायदे में सिर्फ हमारा बैंकिंग सेक्टर, जाहिर है कि उनको हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चौखा। प्राइवेट सेक्टर किधर गया? आप लोगों के लिए तो बहुत महंगा कर्जा हो गया। भाई यही मसला है ना इस वक्त कि ये ऐसा लगता है कि ये इन्होंने करा इसलिए दिया ना, इसकी वजह यही है कि ये एडवांटेज बैंकों को मिले, लेकिन इसका फायदा बैंकों को होगा ना। नहीं फायदा बैंकों को, मतलब प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत के पास पैसा नहीं है। एक बात समझे ना, ये रेट बैंकों को इसमें जो ऑक्शन होगा उसमें एडवांटेज होगा। बिल्कुल, उनकी पार्टिसिपेशन ही उसी वक्त होगी। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट ये है कि मुझे बिल्कुल, मैंने आपको शुरू में भी कहा फिर कहता हूँ, डॉक्टर साहब ने जो बात की बिल्कुल आई एम विद इट कि दे आर मूविंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। इससे पूरी पाई छोटी हो रही है, श्रिंक हो रही है, इंडस्ट्री नहीं लगेगी, नई जो इंडस्ट्री है वो बंद होगी, इकोनॉमी कहाँ से चलेगी मुझे समझाए। और अगर कोई ये समझता है कि इंपोर्ट कम हो जाएगी तो मैं नहीं समझता कम होगी। इसलिए नहीं होगी कि इंपोर्ट की जो आइटमें आ रही थी या आ रही हैं वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं जो कल महंगे भी बिकेंगे, एक लिमिटेड लोग उसको सर खाते पीते हैं वो। इनको तो वो आइटमें बंद करनी थी, लग्जरी गाड़ियां बंद करनी थी और उसके जरिए इंपोर्ट कम करना था। अब ये जो कर रहे हैं इसका इम्पैक्ट पूरी इकोनॉमी में पड़ रहा है, इनकी इंडस्ट्री। मुझे सिर्फ फिक्र इस वक्त है इंडस्ट्री की कि आपकी इंडस्ट्री 90s की तरह कम से कम। सर मोटा मोटा क्या होगा? मोटा मोटा मुझे बताइए, एक आम आदमी के लिए बताइए मोटा मोटा क्या होगा? आम आदमी के लिए महंगाई और बढ़ेगी, ठीक, पहली बात। नंबर ये जितनी इंडस्ट्री जो चल रही है या जो बजटरी मेजर्स भी है, महंगाई बढ़ेगी, फूड आइटम्स में बढ़ेगी, हर चीज में बढ़ेगी, नंबर 1। नंबर 2 एम्प्लॉयमेंट कम होगी, यानी कि बेरोजगारी बढ़ेगी। नंबर 3 आपकी जब श्रिंक हो जाएगी ना, तो ये जो आप कह रहे हो ना कि ये इसके जरिए आपको पैसा देना है ना बाहर, IMF आया है, ये सब आए किस मकसद से आए कि यू शुड बी एबल टू पे बैक। ठीक है, ये पे बैक नहीं होगा। एक तरफ से पे बैक होगा, दूसरी तरफ लोनें बढ़ जाएंगी, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा। तो एक्चुअली आपको मैं कहना नहीं चाहता, वो बस की बत्ती के पीछे लगा दिया है और वो बत्ती जब तक आप पहुंचोगे उसके पीछे वो बिगड़ता जाएगा, आप उसके पीछे दौड़ते रहोगे और दौड़ते रहोगे, होगा कुछ नहीं। लेकिन आपको अपने माहौल को देख के, अपने ग्राउंड रियलिटीज को देख के इकोनॉमिक पॉलिसी को एडजस्ट करना चाहिए। ठीक, मैं नहीं कहता कि 100% गलत करो या 100% सही करो, आपको हालात तो देखोगे ना कि भाई पाकिस्तान में किस तरह इंडस्ट्री लगती है, पाकिस्तान में किस तरह कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बिकते हैं, पाकिस्तान में कौन सी चीज़ ऐसी है जो इन्फ्लेशन लाती है। तो वो सारी चीज़ें चेक करके आपको पॉलिसी एडजस्टमेंट्स करना चाहिए, जो नहीं किया।
एडजस्टमेंट की बात हुई डॉक्टर साहब, आज गवर्नर साहब ने भी फरमाया कि इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट बजाय उनको फील होता है, ऐसा लगता है कि वो हो चुकी है और आगे बेहतरी आएगी। लेकिन आगे भी अगर सूरत हाल खराब होती है, इन्फ्लेशन जो है वो और बढ़ता है, तो फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसका फैसला उस हिसाब से करेगी। तो ये इस कोट एंड कोड अगर करें इस बात को, तो क्या लग रहा है दोस्त, जो कुछ जो हो रहा है ना, मैं तुम्हें बिल्कुल प्लेन लफ्ज में बता दूं कि एक तो इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ जाएगा तो ना इन्वेस्टमेंट होगी इस मुल्क में। आप सोचें कि 16-17% पे बोरो करके किसने इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना है। हाँ। तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी चली जाएगी, जो शायद पर्पस भी है कि जी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी इस मुल्क में तो डिमांड फॉर इंपोर्ट्स भी कम हो जाएंगे। हाँ। और उसके वजह से इकोनॉमी स्लो हो जाएगी, आपका करंट अकाउंट आपके काबू में आएगा। मतलब एग्रीगेट डिमांड कर्टेल करने के लिए यही एक ठीक है, मॉनेटरी टाइटिंग सही है। ये बेसिकली मॉनेटरी अप्रोच टू बैलेंस ऑफ पेमेंट है। आप देखें कि ये हमारे गवर्नर साहब आए कहां से हैं, ये आईएमएफ से आए हैं। आईएमएफ का जो रिलीजन है, एवरीथिंग इज अ मॉनेटरी फिनोमेना, इन्फ्लेशन इज अ मॉनेटरी फिनोमेना, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ मॉनेटरी फिनोमेना। वो उसी तरीके से इसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भूल गए कि हम एक डेवलपिंग कंट्रीज में रहते हैं जहां पर सप्लाई ज्यादा डोमिनेट करता है, लेकिन चूंकि वो इकोनॉमिक्स 101 पढ़कर आए हैं, उन्होंने वही लगाना है और वही करना है। अभी आप सोचें कि जो हमारे परफॉर्मिंग लोन कहां जाएगा, अभी तक हमने ना आपने बात की है ना किसी और ने बात की है। डिफॉल्ट होने शुरू हो जाएंगे, डिफॉल्ट रेट बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूं कि ये लोग जिन्होंने लो कॉस्ट पे बोरो किया हुआ था, अब जब उनकी पेमेंट की बारी आएगी तो वो कहां पर पेमेंट करेंगे वो, और तो ये क्या होगा? ये बेसिकली डिकेड ऑफ 90s, रिटर्न ऑफ डिकेड ऑफ 90s है कि ये हमारी इंडस्ट्री तबाह होगी। हमारे यहाँ इतनी टैक्स एनॉमलीज हम क्रिएट कर देंगे कि इट विल बिकम चीपर टू इंपोर्ट रादर देन प्रोड्यूस विद इन द कंट्री। हमने इसको हाई कॉस्ट इकोनॉमी बना दिया है। इंटरेस्ट पेमेंट तेजी से बढ़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट विल बी फोर्स्ड टू बोरो फ्रॉम कमर्शियल बैंक, और ये कमर्शियल बैंक से कल आप देखेंगे ट्रेजरी बिल में ये 14-15% पे तो ट्रेजरी बिल पे गवर्नमेंट बोरो करेगी। जब गवर्नमेंट 14-15% बोरो करेगी तो ये प्राइवेट सेक्टर को किस पे मिलेगा कर्जा? तो गवर्नमेंट इन हालात में सर उसमें सकत कितनी होगी, वहां डिमांड कितनी होगी? डिमांड तो वैसे ही कम होगी वहां पर। देखें आप बैंक का जो हमारा जो क्रेडिट है ना, आप देखें कि 80% के करीब ये गवर्नमेंट बोरो करती है। तो ये हाई कॉस्ट आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, इस 80% क्रेडिट जो है वो गवर्नमेंट लेगी। वो देखें बैंक के लिए कितना अच्छा मौका है कि ये गवर्नमेंट को पैसे दे दो, आराम से गोल्फ खेलो जाके और जेम खाना में, कराची जेम खाना में या सिंध क्लब में बैठ के अपना आप कार्ड शार्ट खेलो। लेकिन मसला ये सर प्रॉब्लम ये है कि बैंकों के पास भी लिक्विडिटी नहीं है, तो वो सेंट्रल बैंक की खुद ही ओमो करके उनको दे रहा है। ये भी तो खबरें है ना। होगा भी इसी तरीके से। देखें डिपॉजिट कहां से, जब बिजनेस एक्टिविटीज जो है कम हो जाए। दूसरी चीज है कि हमने इतना खौफ और हरास बैंकों में फैला दिया था कि लोगों ने पैसे विड्रॉ किए हैं। आप देखें कि फिक्स्ड डिपॉजिट जो है हमारा, डिपॉजिट का ग्रोथ नेगेटिव हो गया है क्योंकि लोगों ने अपने पैसे निकाल लिए हैं। शेयर ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन हैज गॉन अप ट्रेमेंडसली। तो जब बैंक के पास पैसा नहीं होगा तो बैंक ने कर्जा कैसे देना है गवर्नमेंट को? तो ये स्टेट बैंक फिर रिवर्स ओएमओ कर ये कमर्शियल बैंक को देगा। कमर्शियल बैंक ने गवर्नमेंट को दे देना है, और भी कहा जाएगा कि हम तो सेंट्रल बैंक से बोरो नहीं कर रहे हैं, हम कमर्शियल बैंक से बोरो कर रहे हैं। यार ये सब अब जाहिर है कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल, इधर से काम पकड़ ले, इधर से काम पकड़े। ये जो हम देख रहे हैं कि डाइवर्सिफिकेशन, नॉट ओनली डाइवर्सिफिकेशन, फ्लाइट ऑफ कैपिटल जो है वो कैपिटल मार्केट से भी देखी जा रही है और बहुत ज्यादा डिस्करेज हो रहा है। रेहानती क्या कहेंगे? लास्ट वर्ड मैं चाहूंगा आप जरा कैपिटल मार्केट की परफॉर्मेंस पे। कल 750 पॉइंट्स मार्केट गिरी, 700 पॉइंट्स, और ऐसे में जाहिर है कि फिक्स्ड इनकम की तरफ आपका जो है वो कैपिटल फ्लाइट करेगा। क्या कहेंगे रेहान साहब? जी बिल्कुल, आई थिंक जो बात अभी आपने बात कही कि सेंट्रल बैंक से बोरिंग करके बैंक जो है और पीआईबी खरीद रहे हैं, लेकिन वहाँ पे अभी भी 1.25 से 1.5% का पॉजिटिव स्प्रेड बैंकों को मिलेगा पीआईबी वर्सेस गवर्नमेंट डिस्काउंट रेट। तो वो तो बैंक से बिल्कुल उस तरफ जा रहे हैं। अगर आप कैपिटल मार्केट की तरफ देखें तो अगर आपने
ये देखा कि पाकिस्तान के जो कमर्शियल बैंक हैं वो तो ऑलरेडी कैपिटल मार्केट से तकरीबन एग्जिट कर चुके हैं, इंश्योरेंस कंपनीज ऑलरेडी एग्जिट कर चुकी हैं, म्यूचुअल फंड में रोजाना की बेसिस पर रिडेम्पशन आई हुई है, हाई नेटवर्क के पास प्रॉब्लम्स हैं। अब सिर्फ एक सेक्टर रह जाता है जो मुझे लगता है, और क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स है, एक तरफ जब उनको लगेगा कि जी करेंसी की थोड़ी सी स्टेबिलिटी नजर आएगी, तो देखें इक्विटी लॉन्ग इंग्लिश फंड जो है वो पाकिस्तान की मार्केट में जरूर एंटर होंगे और वैल्यूएशन फर्दर नीचे की तरफ जब आ जाएगी, आई थिंक जब आपका रियल एक्सचेंज रेट भी आपका उनके फेवर में आ जाएगा, और साथ साथ आई थिंक जो कैपिटल मार्केट की परफॉर्मेंस है, मुझे यही लगता है कि लैकलस्टर परफॉर्मेंस रहेगी आने वाले मजीद 2 से 2.5 महीने, लेकिन लो वैल्यूएशन पे जहां पर कंपनी But there are so many ifs and buts, my dear रेहान अतीक, there are so many ifs and buts। बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक थे। नाज़रीन, सिराज कासिम थे, अशफाक हसन साहब भी प्रोग्राम में मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। वेलकम बैक। सिराज साहब, अब ज़ाहिर है कि इसकी बाज़गश्त तो अब रहेगी, जो भी इसके इश्यूज़ है मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से। पाकिस्तान इस वक्त मईशत हमारी गवर्नमेंट के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ उस तरह से नहीं देखी जा रही है जो देखी जानी चाहिए, जो वक्त का तकाजा है। हम फंसे हुए कहाँ पे इस वक्त? देखिए, पहले तो ये जो बजट आया है उसमें बहुत सारे इक़दाम ऐसे हुए जिसके फैसले नहीं हो रहे। ठीक है, मैं इसलिए फैसले कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत किया कि सही किया। मैं ये समझता हूँ कि कोई भी हुकूमत हो और बजटरी मेजर जब लेती है तो स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड रखना चाहिए। अगर नहीं भी रखा है या रखा है, और जब बजट आ जाता है तो उस पर नेगोशिएशन भी हो सकती है, डिस्कशन भी हो सकता है, और उसमें एक दूसरे को समझा के कोई बेहतर फैसला भी हो सकता है। मगर ये हुकूमत बिल्कुल ही, यानी कि वो कहते हैं ना, वन साइड पे जाके बैठ गई है, इधर फैसले करने को तैयार नहीं आसानी से। देखो, पहली बात तो ये है, मैंने आप ये समझ लें कि हम वी एट कराची चैम्बर वी आर फॉर इट इन द सेंस कि हर शख्स को टैक्स नेट में आना चाहिए, हर इदारे को, हर बिजनेस को, हर पर्सन को दे शुड बी पेइंग टैक्स, दे ड्यू शेयर। सही, उससे हमारा कोई इशू नहीं है। हमारी चैम्बर में सारे मेंबर टैक्स पेयर है, NTN नंबर होल्डर है, और हम लोग टैक्स दे रहे हैं, जमाने से पैदाइशी टैक्स दे रहे हैं। तो हमारे लिए बेहतर इसलिए है कि दूसरे जब टैक्स नेट में आ जाएंगे तो टैक्स रेट्स कम होंगे और हमारा फायदा है। सही, तो वी आर फॉर इट, नंबर 1। बट फॉर इट का मतलब ये नहीं है कि हमारी आंखें बंद हो गई है, कि हम देख नहीं रहे। मैंने इमरान खान साहब आए थे, उनको ये कहा था कि देखें, आप सेगमेंट वाइज चेक करें, रेवेन्यू वर्सेस द एजिटेशन एंड द प्रॉब्लम्स। सही, एंड इफ यू फील कि जहाँ 100 रुपये आने थे वहाँ उस सेगमेंट में से 10 रुपये मुश्किल से आ रहे, तो शोर हो रहा है 100 रुपये का, और दूसरा सेगमेंट है जहाँ 90 रुपये आ रहे हैं और शोर नहीं हो रहा 5 रुपये का भी, तो आप पहले उसको निपटा दें। सही, आप सब फ्रंट्स पे एक साथ आ गए, और अगर आप बिल्कुल नेगोशिएबल नहीं हो और नहीं करोगे तो ये एक ऐसी चीज़ में कन्वर्ट हो सकता है जिसका पॉलिटिकल माइलेज भी लोग ले सकते हैं और गड़बड़ भी हो सकती है। तो मेरी एडवाइस ये थी कि आई एम नॉट सेइंग कि किसी को जाने दो, सबसे टैक्स लेना है और लेना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर आप समझते हो कि सिराज नहीं दे रहा है, इस वक्त शोर ज़्यादा कर रहा है, तो आप बोला अच्छा सिराज से 2 महीने बाद बात करेंगे, 15 दिन बाद बात करेंगे, इमरान दे रहा है उससे ले लो। सही, इस तरह का थोड़ा सा लचक होनी चाहिए, वो बड़ी ज़रूरी है। 2-3 सेगमेंट्स ऐसे हैं जहाँ गोट अटकी हुई है, CNIC पे गोट अटकी हुई है, और गोट अटकी हुई है जहाँ पे टेक्सटाइल वालों के ऊपर लोकल सेल पे। ठीक है, मैंने ये सजेस्ट किया कि भाई आप लोकल सेल पे टैक्स दो, इसमें कोई दो राय नहीं है। मिस यूज ऑफ SRO 1125 हैज टू बी करेक्टेड, ठीक है। बट एट द सेम टाइम आप 0 से 17 पे जा रहे हो, जंप लगा रहे हो, ठीक है, आप उनसे साथ बैठ जाओ। ठीक है, रजा दाऊद साहब बैठे थे, मैंने बोला इनको बिठा दो, ठीक, बैठ के कोई रास्ता करे, बीच में कोई फैसला करे, 1 साल बाद और बढ़ा लेना। इसी तरह CNIC में भी कुछ ऐसी पावर्स और ऐसी सेटअप दी है, लोग डरते हैं आने को। जो लोग डरते हैं इसलिए डरते हैं कि डिस्क्रिशनरी पावर्स बहुत सारे दे दिए, ठीक, आपने गुड फेथ में दे दिए कि भाई ये पावर्स होंगे तो वो कलेक्शन कर सकेगा।
मगर आपको ये नहीं पता कि ये जो पावर्स वाले लोग हैं जिसकी लेवल बहुत छोटी है और पावर बहुत ज्यादा हो, सही। तो मिस यूज होता तो है। सबसे बड़ा corruption और model वो वही क्या होता है। करता है कि वो डरा धमका के खुद अपनी जेब पहले भरता है, गवर्नमेंट किटी बात ठीक है, पे। ठीक। तो ये नहीं होना जरा चाहिए। डॉक्टर साहब से मालूम करते हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त सूरत-ए-हाल ये है कि जो हमारा फॉर्मल सेक्टर है, जो बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वो बेचारा परेशान है। डॉलर रुपी पैरिटी, एक्सचेंज रेट और साथ ही साथ मॉनेटरी पॉलिसी और इसमें इंटरेस्ट रेट के हवाले से मोटी मोटी अगर अब ऊपर से बात करें, और जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है, छोटे ताजरों वाला, वो शनाख्ती कार्ड के हवाले से और टैक्सेशन के मामलात के हवाले से आवाम जो है वो दोनों चीजों से परेशान है। वो क्योंकि ज़ाहिर है ये पास ऑन होना है, जो भी महंगाई है आवाम उसमें गिरी हुई है। तो क्या वाकई हुकूमत ने बहुत सारे महाज एक साथ खोल लिए हैं, फिस्कल साइड के भी, मॉनेटरी साइड के भी, और ये इस तरह के इश्यूज सब भी? कुछ एक साथ किया हुआ है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, 200% सही आप कह रहे हैं। एक वक्त में हमने बहुत सारे महाज खोल दिए। एक तरफ डिवैल्यूएशन चल रहा है, सुबह उठता हूं मुझे नहीं पता कि एक्सचेंज रेट कहां पर होगा। फिर जब भी ये मॉनेटरी पॉलिसी का टाइम आता है तो दिल बैठा हुआ है कि फिर पता नहीं कहाँ इंटरेस्ट रेट जाएगा। तो हमने डिवैल्यूएशन भी शुरू कर दिया, हमने इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ाना शुरू कर दिया, और इतने हेवी टैक्सेशन हमने किए। देखिए, टैक्सेशन में बार बार कहता हूं कि डायरेक्शन जो है हुकूमत का वो बिल्कुल सही है, यानी कि हमने बेस को ब्रॉडन करना है। ठीक। डायरेक्शन इज एब्सोल्युटली राइट, लेकिन हमने इतनी स्पीड पकड़ ली है कि दैट स्पीड इज नॉट कंसिस्टेंट विद द कैपेसिटी ऑफ द एफबीआर। तो अब आप एफबीआर की कैपेसिटी भी बिल्ड कर रहे हैं, साथ साथ उन पे प्रेशर है कि आप 42-43% रेवेन्यू ग्रोथ भी हासिल करें। वो कहां से होगा? वो सिर्फ और सिर्फ हरासमेंट से होगा। देखें आप, अभी जो पिछला माली साल खत्म हुआ है, एक्चुअल में एफबीआर ने 3750 बिलियन के करीब इकट्ठा किया है, 3750, क्योंकि इसमें बाकी जो है 3832 में इसमें वो 2 एमनेस्टी स्कीम के पैसे पड़े हुए हैं। दैट इज वन ऑफ एलिमेंट है, सही। अब इसके बाद तो नहीं आएगा वो। तो अब आपने यहां से 5550 इसी एफबीआर ने कलेक्ट करना है। देयर विल बी नो एमनेस्टी स्कीम, ये During this program। एक्शंस भी है गवर्नमेंट का। बिल्कुल ठीक है ना। तो अब सारा का सारा रिलायंस जो है वो एफबीआर पे है कलेक्ट करना, जिसने 3750 किया था, अब वो 3750 से 5550 करेगा। आप सोचिए कि क्या कैपेसिटी है 46% रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। तो वो फिर जब उस पर आपने प्रेशर डालना है तो फिर ये हरासमेंट होगा, उसको पकड़, उसको ये कर, इधर से रेट बढ़ा, उधर से, ये एक क़यामत बरपा रहेगी ये। तो इसलिए मैं कह रहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब के पास अभी 4 साल और थे। तो आहिस्ता आहिस्ता डायरेक्शन आपका सही है, स्पीड को थोड़ा लेकिन आप, डॉक्टर साहब दोबारा रिव्यू करें। एक चीज और भी कता कलामी होगी, माफी चाहता हूं उसमें, कि ये प्रोग्राम जो है क्वार्टरली रिव्यू होगा आईएमएफ का, और इतनी कड़ी शराइत के साथ हम अगर अपने वो जो टारगेट्स हैं उनको पूरा ना कर सके तो फिर क्या देख रहे हैं? फिर क्या होगा? फिर सियासत होगी। मतलब ये है कि आपको अगर मिल गया, नहीं किया है तो आपसे तो वो टैक्स तो दोबारा लेंगे। फर्ज कर लें कि 300 बिलियन हमने जुलाई के महीने में इकट्ठा करना है। पिछले साल हमने 222 बिलियन किया था जुलाई में, इस साल तकरीबन 300 हमने बिलियन करना है। आप देख रहे हैं 32-33% ग्रोथ है। कहां से ग्रोथ आएगा जब वो इकोनॉमी खुद ही आईएमएफ कह रही है कि 2.4% ग्रो करेगा। तो जब इकोनॉमी में जान नहीं है तो रेवेन्यू कहां से आएंगे भाई? फिर आप पकड़ धकड़ करेंगे, फिर आप हरासमेंट करेंगे। तो जब आप नहीं कर सकेंगे, क्वार्टर में मिस हो गया, अगर फर्स्ट कर लें कि 150 हमने कर लिया, 200 कर लिया था या 220 कर लिया है, तो फिर वो कहेंगे 80 बिलियन का आप एडिशनल टैक्स मेजर्स लें। फिर एफबीआर बैठेगा, फिर वो एडिशनल टैक्स मेजर लेगा। वो कहां पर क्या टैक्स लगाएगा, नोबडी नोस। ताकि आईएमएफ को जब वापस जाने, उसका मिशन जब वापस जाएगा, उस वक्त तक वो एडिशनल इंप्लीमेंटेशन हो चुकी होंगी। तो ये हर क्वार्टर में, यानी पहले साल में जो है वो क्वार्टरली है, उसके बाद बाई एनुअल होगा। सिराज साहब, तो हर क्वार्टर में आप देखेंगे कि हम एडिशनल टैक्स मेजर ले रहे होंगे। तलवार लटकती रहेगी, हर क्वार्टर में तलवार लटकती रहेगी। सिराज साहब, दिस इज द रिटर्न ऑफ द डिकेड ऑफ द 90s। ठीक, अभी तो बात ये सिर्फ शनाख्ती कार्ड की है ना, इसके ऊपर हम देख रहे हैं कि जो छोटी एसोसिएशन वगैरह है, बहुत सारी बातें नहीं, मैं तो बात कर रहा हूँ अभी आगे पीछे जो वैट खड़ा हुआ है,
वैल्यू एडिड टैक्सेशन खड़ा है, वैट का निजाम, वो भी आईएमएफ से आपने। मैं आपको एक बात बताऊं, पहले तो आप ये समझ लें कि शनाख्ती कार्ड का इशू और ये कुछ कानूनों का इशू सिर्फ छोटे ताजिरों का, बड़े ताजिरों का नहीं, बड़े भी इसमें फंसेंगे। अच्छा, इसलिए कि मेरी बात सुने, हम जो बड़े इंडस्ट्रीज है जिसको हम सप्लाई करेंगे, अगर वो शनाख्ती कार्ड नहीं देता तो हम क्या करेंगे? सही। हम माल नहीं बेचेंगे क्या? पहली बात। दूसरी बात, कुछ ऐसे कानून इन्होंने बनाए हैं जिसका एक है कानून 108 AB। वो कानून क्या है, मैं आपको शॉर्ट में समझा दूं कि अगर मैं आपको माल भेजता हूँ 100 रुपए का और आप रजिस्टर्ड नहीं हो, तो आपका ये 100 रुपए में से ऑटोमेटिकली मार्जिन काउंट करेंगे 10% यानी कि 10 रुपए, और 75% मेरे इनकम टैक्स रिटर्न के टाइम पे एड बैक कर देंगे। अच्छा, यानी कि 7.5 रुपए। अब मैं किसी को 100 रुपए का एक माल दे रहा हूँ, उसमें मार्जिन 10 है कि नहीं है इनको नहीं पता, ये करेंगे और 75% एड बैक करेंगे। तो कौन सी इंडस्ट्री हर यानी कि इन्होंने क्या किया है, पहले हम कलेक्टर थे, एक्साइज और सेल टैक्स हम कलेक्ट करके देते, ठीक है, फिर हमको विदहोल्डिंग एजेंट बना दिया, ठीक है, विदहोल्डिंग टैक्स कलेक्ट करके देते। सही, अब बोलते हैं एनफोर्सर बनो। सही। मैंने कहा खान साहब को कि अगर ये सब हमने करना है तो दो में से एक रास्ता करो, या तो एफबीआर को बंद करो, ठीक है, या एफबीआर को बोलो या इसमें से हमें सर्विस चार्ज तो दो, हाँ। कि हम कलेक्ट करके आपको दे। सही है। मगर इस तरह इंडस्ट्री चलाना और मुश्किल कर रहे हैं ये लोग। एक तरफ से इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, दूसरी तरफ से ये महंगाई बढ़ रही है। इसका मतलब आपको तनख्वाहें बढ़ानी है, आपको सब चीज बढ़ानी है। देखो ना, आपके मजदूरों को भी देना है ना भाई। सही। इंडस्ट्री तो ऐसे नहीं चलती। और ये समझते हैं कि 15,000 रुपए, 15,500 रुपए जो कर दिया, ये 17,000 रुपए इससे हो जाएगा, ये नहीं है। उसको ऑटोमेटिकली मैं कहता हूँ 25,000 रुपए में आज बजट नहीं बनेगा गरीब आदमी सही, का, 4 लोगों का, तो क्या से बनाएंगे? पॉइंट ये है इस वक्त सोचने का कि आप रियलिस्टिक ग्राउंड रियलिटीज को देखें। आप देखें कि इकोनॉमी का पहिया रुक गया है। इस वक्त बड़ी इंडस्ट्रियां भी बंद है, बहुत सी टेक्सटाइल इंडस्ट्रियां बंद है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रियां बंद है, पंजाब में फैसलाबाद बंद है। अब ये जो लोग बंद है, इनमें मैं नहीं कहता कि उनको टैक्स रेट मत लाओ, उनको लाओ, लाना चाहिए। ऐसे कराची सारी जिंदगी टैक्स नहीं देगा, 70% हम वैसे ही कराची से दे रहे, मगर उसका भी तरीका होता है। टेबल पे बैठो, फैसला करो। अब टेबल पे नहीं बैठोगे, नहीं करोगे कुछ भी, तो ये जो दिन गुजर रहे हैं ना, ये आपका नुकसान बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, एक दिन गुजर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, वो बैकलॉग जो है वो बढ़ता जा रहा है, जाएगा, बढ़ता जा रहा है, और आप फंस जाओगे, और सूरत-ए-हाल जो है वो आप खराब चौक हो जाओगे, चौक हो जाओगे। मैं ये कह रहा हूँ हमें बचना है इस चीज से, हमें इस सूरत-ए-हाल से बचना है, यकीनी तौर से मईशत को इससे निकालना है। और कोशिश यही है कि वो जरा सोच इस वक्त लेकर आए कि बाहर कैसे निकला जा सकता है इस गुत्थी से, इस दलदल से जिसमें हम हर निकलने की कोशिश में उल्टा धंसते जा रहे। और यहाँ पे हमारे पॉलिसी मेकर्स जो हैं उनको बहुत ज्यादा गौर व खौस करने की जरूरत है। सिराज कासिम तेली साहब आपका और डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।